देखिए, चलते हैं पुरानी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। बोले अरे दादा फिर फार्मूला पूछिए। चलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया गया था, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर जब पढ़ाया गया था वहाँ पढ़ाया गया था। हम फार्मूला प्रूफ नहीं करने जा रहे, नाम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो एनर्जी चलती है ना, मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी एनर्जी हमको निकालनी है। तो कहानी लिखिए, वी नो दैट the energy the energy density the energy density of the static electric field energy density of the static electric field is, देखो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए हम सफिक्स में यहां पे ई लगा देते हैं, और फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर आपको फार्मूला देखना है तो आप कैपेसिटर में जाइए, वहां पर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ वहां पर है। बताएं कहां से आया? बोले बता दीजिए तो ठीक ही है। आपको याद होगा वहां पर हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी बताई गई थी कैपेसिटर की। बोले अब याद आता आ रहा, आप बताए जाओ, याद आता जाएगा। ठीक है, और सी होता था, क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, याद है। और वी है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी, ई इंटू डी, ये होता है ना। स्क्वायर करोगे, एक डी से एक डी कट गया, तो हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर इंटू डी अपान कुछ नहीं। ये तो टोटल एनर्जी है ना। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये, और नींद आ रही है, इसको ऐसे रखा तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना। तो आप बता सकते हैं कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है, एरिया प्लेट इंटू डेंसिटी बिटवीन द प्लेट। तो अगर हम एरिया इंटू डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, ए इंटू डी कैंसिल हो गया, तो यही फॉर्मूला तो हम बता रहे हैं। बोले हाँ ये तो याद था। हाँ, आपने हमसे पूछा नहीं, आप तो ऐसे बता रहे थे, हम पूछ रहे थे, हमसे पूछते तो हम बताते, रब करते अभी प्रूव कर लोगे। बोले नहीं रब ना करिए, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए, एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल यू बी इज इक्वल टू, देखो यहां भी हाफ होगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहां पर 1/μ0 हो जाता है, 1/μ0 इंटू बी स्क्वायर। तो अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालें, टोटल एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल यू, तो यू ई प्लस यू बी कर दीजिए, ये म्यू नहीं है यू है, चूंकि ऐसे यू बनाएंगे तो 4 लगेगा, तो यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिख रहा हूं, 1/μ0 इंटू बी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो वेव चेंज होती रहती है, उसकी इंटेंसिटी, तो हम कौन सी वैल्यू यहां लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे बट एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो स्टैटिक के लिए होता था। आप याद करिए जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल होता था ना, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता था। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो लिखिए बट द इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एंड बी यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी इन स्पेस
इन स्पेस, एक मिनट, वेरी के आगे लिखे साइनसॉइडली, और इधर था SINUSIODALLY, SINUSOIDALLY, ये साइनसॉइडली हिंदी में भी लिखा जाएगा। क्या है ये? साइन का कर्व होता है ना, इसलिए साइनसॉइडली बोला गया, ठीक है, कि साइन के हिसाब से जो है कर्व चलता है। साइनसॉइडली इन स्पेस एंड टाइम, इन स्पेस एंड टाइम। So for EM wave, the energy density is given by U is equal to half एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आरएमएस वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको, मजबूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स वैल्यू हमको मालूम नहीं है, नहीं समझे? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू हमको मालूम नहीं है, चेंज हो रही है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? आरएमएस वैल्यू। आप फिर याद करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिंग करंट, अगर मैं एवरेज वैल्यू लेता हूं तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू लेंगे, प्लस हाफ म्यू नॉट बी आरएमएस का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी पीक वैल्यू ई नॉट मान लें तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? बोले ये तो खोद के पीछे वाले चैप्टर पूछ रहे हैं, ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो अगर हम ई नॉट के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा बी नॉट अपान रूट 2 का होल स्क्वायर। हमें एक्चुअली सिद्ध ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आधी आधे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। इसमें जो रोल है आधा आधा दोनों का है, समझ के करिएगा। देखिए ये टेक्निकल टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक हैं। हमने ई आरएमएस क्यों लिखा, समझ आई बात? फिर हमने ई नॉट में उसको कर दिया, तो आ गया U इज इक्वल टू, ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, प्लस 1/4 म्यू नॉट, ये U है भैया, स्मॉल u, कंफ्यूज ना होना, इंटू बी नॉट स्क्वायर बाई कुछ नहीं, तो बाई 4 कर दिया है, नोट करिए। ठीक है, अब जरा हम इस एनर्जी को लेके चलते हैं। नाउ ये एनर्जी डेंसिटी किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की। तो अगर हम स्मॉल u है, ये ub लिखें, ue लिखें, तो ue इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि ई नॉट अपान बी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सी के। एज ई नॉट अपान बी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सी के। तो ई नॉट को क्या लिख सकते हैं? सी बी नॉट लिख सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी, आधी आधी होगी, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। जरा रखिए वैल्यू जरा उठा करके इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, रखो यहां पर, क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल आ गए? नहीं आए ना? तो अब ये कहां से इंट्रोड्यूस करें? अब जरा सी, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में एक रिलेशन प्रूव कराया गया है। एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और सी में एक रिलेशन था, सी इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद है? ये रिलेशन बताया गया था। तो जहां सी है वहां ये लिख सकते हैं, रख दो उठा करके, तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? तो आपने क्या देखा कि जो एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही मैग्नेटिक फील्ड की होती है, यानी आधी आधी एनर्जी होती है, आधी मैग्नेटिक फील्ड की, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, नोट करिए। यानी कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, इसको रब कर देते हैं, टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है,
तो ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, और इसको भी यही ले सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, नहीं ले सकते हैं, इसकी वैल्यू इसी की इक्वल तो होती है ना। तो इसको कैलकुलेट हो क्या आएगा, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया। और चाहे थोड़ा चेंज करना चाहें आप, तो ये बताइए, इसको आप ई नॉट अपान √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। या हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू, ये U है, ये हो गई 1/4 म्यू नॉट, ये स्मॉल u है, इंटू बी नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर ले सकते हैं। इसको भी यही लिखा जा सकता है ना, और दोनों को ऐड करो कितना आएगा, तो आएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। इसको हम चाहें तो 1/म्यू नॉट, इसको बी नॉट अपान √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये क्या लिखा है, बी आर एम एस, तो 1/म्यू नॉट इंटू बी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने क्या क्या प्रूफ किया, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बोला, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। बाद में हमने दिखाया कि टोटल एनर्जी जो होती है ना, आधी मैग्नेटिक फील्ड की होती है और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इक्वल होती है। और बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताया और ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बताया। समझ में आई बात नहीं आई? अब एक क्लास और उसमें थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, और जितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो जनरेट होती हैं। और एक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, जो जिन्होंने देखा था पहली बार चेक किया था कि होती है ये वेव, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसको समझाया जाएगा। कल कोशिश की जाएगी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, भले टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, थैंक यू।